हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो सेल होती है ये एक मिनी सिटी की तरह ही होती है। ठीक है, यहाँ पे एक पावर प्लांट प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेल ऑर्गेनल होती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने क्लासेस में पढ़ा है कि ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, यानी एनर्जी बनाता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनाता है ये। अगर एनर्जी नहीं बनेगी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बनाएगा, इसके बिना क्या हो जाएगा, सेल शट्स डाउन, यानी सेल ही बंद हो जाएगी। यानी ये मिनी सिटी, ये पावर प्लांट, ये सब बंद हो जाएगा। तो 95% एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल की बाउंड्री वॉल, सिटी बाउंड्री वॉल। अब ये मिनी सिटी अपन ने माना है सेल को, तो ये मिनी सिटी की जो बाउंड्री वॉल है, यानी कि सेल की बाहर की जो वॉल होती है, उसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और सेल मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये कैसी होती है, ये होती है थिन, पतली होती है, 7.5 to 10 नैनोमीटर की होती है और फ्लेक्सिबल होती है ये काफ़ी। ये किससे मिलके बनी हुई है कि ये इतनी फ्लेक्सिबल है, तो ये किससे मिलके बनी हुई है, ये लिपिड्स यानी फैट से मिलके बनी हुई है, प्रोटीन से मिलके बनी हुई है और कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई होती है। ये आपको याद रखना है कि किससे मिलके बनी होती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिपिड बायलेयर आपको देखने को मिलेगी जो कि एक मेन बैरियर का काम करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, मेड ऑफ, और ये लिपिड बायलेयर किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। इजी टू अंडरस्टैंड, लिपिड लिपिड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पे एक हेड और एक टेल होती है। जो हेड होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब उसको वाटर पसंद है, पर हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से डरती है, ये हेट करती है वाटर को। तो मतलब हेड जो है वो लाइक करता है वाटर को, बट जो टेल है वो लाइक नहीं करती है वाटर को। ठीक है, तो ये कैसे अरेंज होगा, ऑब्वियसली हेड आउटसाइड होगा जहाँ पे वाटर होगा, और जो टेल है वो इनसाइड छुपी हुई होगी जहाँ पे वाटर नहीं होगा। ठीक है, और अब ये क्या ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। जो अपनी ये बायलेयर है, लिपिड बायलेयर, ये वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को ब्लॉक करती है, वाटर सॉल्यूबल थिंग्स को ब्लॉक करती है, जैसे कि ग्लूकोज, आयंस वगैरह वगैरह। ठीक है, और किसको अलाउ करती है, जो फैट सॉल्यूबल थिंग्स है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, इन सबको। ठीक है, अब अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स जो है उसके अंदर आपको स्मार्ट गेट्स और वर्कर्स मिलेंगे। ठीक है, मैं ये कहूँ कि प्रोटीन्स खुद ही एक अपना स्मार्ट गेट है और वर्कर है। ठीक है, इसका टाइप क्या है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये मेम्ब्रेन के बीच में घुसा हुआ होता है। ये गो थ्रू मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन्स जो है उनके बीच में घुसा हुआ होता है। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, चैनल्स बनाता है ये, यानी पोर्स बनाता है। ठीक है, कैरियर है यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। रिसेप्टर्स है यानी कि सिग्नल रिसीव करता है, यानी कि सिग्नल रिसीव कर रहा है। ओके, और एंजाइम्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि केमिकल, जो रिसीव किया सिग्नल, जो भी केमिकल वर्कर्स होते हैं, एंजाइम्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, चैनल्स बनाएगा, कैरियर्स की तरह काम करेगा, रिसेप्टर की तरह काम करेगा और एंजाइम्स की तरह भी काम करता है। अब ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी प्रोटीन्स के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में समझते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज़ नथिंग बट अ शुगर कोड आउटसाइड द सेल। तो एक शुगर कोड अपनी सेल के बाहर होती है, उसे अपन ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स, इन दोनों से मिल कर के बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये नेगेटिव चार्ज देती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसलिए देती है जिससे कि बाकी की जो सेल्स हैं, अनवांटेड सेल्स जो हैं, उससे वो रेपेल कर सके। ठीक है, बाकी के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनमें भी, तो वो एक दूसरे से रेपेल कर सके। हेल्प सेल्स स्टिक टुगेदर। अब ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई कि सेल को भगा भी रहे हैं, बुला भी रहे हैं,
तो हाँ, कुछ सेल्स अपन को चाहिए भी तो होती हैं, तो उन चीज़ों को स्टिक करने के लिए ये स्टिक भी करती है कुछ चीज़ों से, ठीक है। एक्ट्स एज रिसेप्टर्स यानी कुछ लेते हैं, ठीक है, कुछ सिग्नल देते हैं। तो फिर यहाँ पे ये इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है, यानी कि ये रिसेप्टर ये इंसुलिन को बुलाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी के अंदर भी अपना ग्लाइकोकैलिक्स इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, कि अपन को इम्यूनिटी भी देता है। अब साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म एक सिटी इंटीरियर जेली कह सकते हैं। इस सिटी के अंदर जेली प्रेजेंट है, क्योंकि अपन ने सेल को मिनी सिटी माना था। तो यहाँ पे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म। इसका जो फ्लूइड होता है इसको अपन साइटोसोल कहते हैं। और ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो सब ये कंटेन करता है, ठीक है। अब अपन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री सिस्टम है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा और एक फैक्ट्री सिस्टम भी है ये। इसके दो टाइप होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम होंगे, ठीक है, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन को ये बनाता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड्स या डिटॉक्सिफाइज फैट्स, इन सब चीज़ों को बनाता है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम इसका डायग्राम भी समझेंगे आराम से। अब अपन गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं। तो ये पैकेजिंग, शिपिंग, इन सब में एक चीज़, इसकी एक ट्रिक याद करवा देती हूँ मैं आज। गोल्जी अपैरेटस के लिए एक ट्रिक याद कर लो, SMS, यानी कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और बाकी चीज़ें, शिपिंग, ठीक है, और P से पैकेजिंग, ठीक है। ऐसे एक चीज़ ऐसे याद कर लो, SMS इतना समझ आ जाएगा कि भाई मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे हो रही है और स्टोरेज भी यहीं पर हो रहा है, शिपिंग भी यहीं पे हो रही है, ठीक है। सिंथेसिस भी करेगा ये चीज़ों का, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है और ये शिपिंग सेंटर है, यानी चीज़ों को भेजता है, मॉडिफाई करता है और प्रोटीन को भेजता है। शिपिंग सेंटर बोला था तो ये प्रोटीन्स को भेजेगा, अभी चीज़ों को मॉडिफाई करके भेजता है। जैसे प्रोटीन और लिपिड है, उन दोनों को मॉडिफाई करके ये भेजेगा किसके फॉर्म में, लाइजोसोम्स। एक तो ये क्या फॉर्म करता है, लाइजोसोम फॉर्म करता है और एक सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है ये, सेक्रेटरी वेसिकल्स और लाइजोसोम्स, ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव यूनिट होती है, यानी कि ये सब कुछ खा लेती है, ठीक है। वेस्ट भी ये खा लेती है, जैसे कि क्या ब्रेक्स क्या करती है, इसके अंदर क्या क्या खा लेती है ये, वेस्ट, बैक्टीरिया, डैमेज पार्ट्स। अगर अपन इसको ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, वेस्ट आएगा, बैक्टीरिया आएगा, डैमेज पार्ट्स आएंगे। और अगर ये बर्स्ट हो गया, लाइसोसोम अगर बर्स्ट हो जाता है तो सेल आपकी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब पेरिऑक्सिसम की बात करते हैं। ये डिटॉक्स सेंटर होता है, यानी कि जो भी अपनी गंदी चीज़ें आ रही हैं, टॉक्सिक चीज़ें आ रही हैं, उसको ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है, यानी उसको ये सुधार रहा है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करता है, जैसे कि ये किसको ब्रेक करता है, अल्कोहल को, फैटी एसिड्स को। ये टॉक्सिक चीज़ें आ रही है, इनको ब्रेक करेगा, ठीक है। फिर सेक्रेटरी वेसल्स क्या होते हैं, ये सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं जब तक कि वो रिलीज़ ना हो जाए। जैसे प्रोटीन और लिपिड को ये गोल्जी अपैरेटस में स्टोर करके रखते हैं जब तक कि वो रिलीज़ ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर इनर फोल्ड्स जो होते हैं उसको क्रिस्टे कहते हैं। ये एनर्जी यानी ATP प्रोड्यूस करता है और इसका खुद का DNA होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, तो इसको किसी और के DNA की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडिपेंडेंट चीज़ है, ये खुद का DNA बनाएगा, खुद रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। फिर आता है साइटोस्केलेटन, यानी सेल का स्केलेटन, ठीक है। तो ये क्या देगा, ये शेप देगा, मूवमेंट देगा, ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स देगा। अब आप इस चीज़ को है ना ट्रिक से समझ सकते हो कि स्केलेटन क्या करता है, अपना शेप देता है, मूवमेंट देता है, ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखोगे तब याद रह पाएंगी चीज़ें।
ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या करेगा, ये शेप देगा, मूवमेंट देगा और ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स, ठीक है। अब इसका टाइप्स क्या होता है, एक इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होता है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हाईवेज होते हैं, एक आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे। अब न्यूक्लियस पे आते हैं, तो ये कंट्रोल रूम होता है, यहाँ पे डीएनए होता है यानी कि जीन्स होता है। ये क्या कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस, डिवीजन, ग्रोथ, इन सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्या चीज़, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि कैसी लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर में मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, क्यों पोर्स होते हैं, एक्सचेंज करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियोलस क्या बनाएगा, राइबोसोम्स बनाएगा। तो अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि न्यूक्लियस राइबोसोम्स बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो क्या बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। प्रोटीन कौन बनाता है, ईआर बनाता है। ईआर में कौन बनाता है, आरईआर बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको सारे डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ये आपके क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं और डीएनए दिए हुए हैं अंदर, ठीक है। फिर अपन यहाँ से बात करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और इन दोनों को मिला के अगर मैं बोलूँगी तो सेंट्रोसम होता है, ठीक है। ये आपके सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स दिया हुआ है, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स दिए हुए हैं, जो मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट हाईवे जो अपन कह रहे थे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दी हुई है, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा जिस पे राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे लाइसोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं, और यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आपको ये न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो राइबोसोम को बना रहा है, ठीक है। इसके बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन, ये पूरी सेल है, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और ये एक आपका गोल्जी अपैरेटस जो है वो यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम अपना कंप्लीट, और डायग्राम्स है वो भी समझते हैं। तो ये डायग्राम देखो, ये किसका है, ये अपनी बायोलिपिड लेयर का डायग्राम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है इसके अंदर, और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है यहाँ अंदर, ठीक है। ये बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहता है, अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये बायोलिपिड लेयर, 2 लिपिड लेयर, एक यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये लिपिड लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के बीच में घुसे हुए होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स के बाहर आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या बात करेंगे हम, पेरिफेरल प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन दिखाए गए हैं जो हमने देख लिए हैं, ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स भी दिखाए गए हैं, देखो सरफेसेस पर, इंटीग्रल प्रोटीन की ही सरफेस पर अपन को दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये सरफेसेस पर अपन को क्या दिखाए हुए हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स दिखाए हुए हैं। अब समझ आ गया, इंटीग्रल प्रोटीन घुसे हुए हैं और पेरिफेरल प्रोटीन बस सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये किसका डायग्राम देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये राइबोसोम जिस पे है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ग्रेन्युलर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको मैट्रिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसके बाद एक टिपिकल गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर देखते हैं, एंड इट्स रिलेशनशिप विद ईआर एंड न्यूक्लियस देखते हैं। तो ये गोल्जी अपैरेटस है,
इसमें ये वेसिकल्स हैं, यहाँ पे ये प्रोटीन्स वगैरह इन सब को लेके जाएगा। गोल्जी वेसिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये गोल्जी अपैरेटस है, ये लेके जाता है ईआर तक आपका प्रोटीन को और फैट्स वगैरह को, ठीक है। तो ये ईआर वेसिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वेसिकल्स के अंदर क्या है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, यही सब हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो ये रहा हमारा यहाँ पे पहले सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स जो अपन बात कर रहे थे, ये इंसाइनर सेल्स में मिलते हैं अपन को। तो इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये होते हैं सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसके बाद अपन माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में ये मैट्रिक्स, ये जो इनर फोल्ड्स हैं इसके अपन ने बात करी थी, क्रिस्टे कहते हैं अपन इसे। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स भी आपको देखने को मिलेगा। और ये इसके आउटर चैम्बर्स हैं, अंदर मैट्रिक्स है, बाहर आउटर चैम्बर्स है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपन ने कहा था कि ये न्यूक्लियरलेस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके बीच में अपन ने कहा था पोर्स भी होते हैं, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डीएनए देखने को मिल जाएगा, और एक साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये किसके अंदर है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, ठीक है। अब आया है अपना स्ट्रक्चर किस चीज़ का, सेल साइटोस्केलेटन, जो कि प्रोटीन फाइबर्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से कंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है अपनी, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है अपन को, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दिख रहे हैं जो मेम्ब्रेन के बीच में गुजरे हुए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। और अपन को यहाँ पे 2 इंटरवाइंड एफ एक्टिन चेन्स देखने को मिलेगी। फिर जी एक्टिन मोनोमर, ये माइक्रोफिलामेंट है पूरा, ठीक है, जो 7 नैनोमीटर का होता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो 8 to 12 नैनोमीटर्स के होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो 25 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल में अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन मोनोमर होता है, बीटा ट्यूब्यूलिन मोनोमर होता है, और इसमें फाइब्रस प्रोटीन डायमर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये इससे मिलके बना होता है। और यहाँ पे जी एक्टिन मोनोमर या 2 इंटरवाइंड एफ एक्टिन चेन्स, जी एक्टिन एफ एक्टिन चेन्स, इन सब से मिलके माइक्रोफिलामेंट बनता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे ये डायग्राम से समझ आ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।